नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं टीवी 45 और शहमात में आज हम बात करेंगे चूड़ा, दही, तिलकुट और गुड़ के मिठास की। आस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा त्यौहार जिसमें गिले शिकवे भूल लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और गुड़ की मिठास में कड़वाहट भूलने का संदेश देते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों एक अजीब सी हलचल है। अजीब इसलिए क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा यह समझना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। सीएम नीतीश की कई अहम मुद्दों पर खामोशी, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं की बयानबाजी कई नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वहीं आरजेडी का तेजस्वी यादव को हर मोर्चे पर आगे करना एक इशारा करता है कि वो सुपर सीएम की भूमिका में है। गाहे बगाहे यह भी कह दिया जाता है कि लालू प्रसाद जी की अनुकंपा पर ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है और यह बयान आज भी सामने आया है। एक तरफ विपक्षी दलों के बने महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद चल रही है, रूसी का दौर जारी है। इधर मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। बहरहाल बिहार के सियासत की बात करें तो चूड़ा दही से क्या बात बन पाएगी, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और अगले कुछ मिनटों में हम इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, चूड़ा दही के बहाने सियासत काफ़ी तेज है और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस कुशवाहा और उनके अलावा सुमित शशांक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके पहले बता दें कि बिहार में आज मीठी राजनीति का दिन है और मीठी राजनीति का दिन यानी लगभग सभी राजनीतिक हस्तियां एक दूसरे से दही चूड़ा के बहाने मिलने के लिए पहुंच रहे हैं एक दूसरे के पास। लंबे समय से बिहार की राजनीति में बदलाव का कयास लग रहा है और इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे। यहां वो लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में वो शामिल हुए, लालू यादव के साथ उनके नज़दीक बैठे दिखे। बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा चर्चाओं के बीच आने वाले 1-2 हफ्ते काफ़ी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। वजह साफ है। हालांकि इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बयान जो सामने आया है वो भाई वीरेंद्र का है, जिसको लेकर फिर खटास बढ़ सकती है। और इसी कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए महागठबंधन के आंतरिक माहौल को बिल्कुल ठीक बताया। हम शुभकामनाएं देते हैं। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया। कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा। चलिए, तेजस्वी यादव यहाँ पर राबड़ी आवास में चूड़ा दही का जो भोज आयोजन किया गया था, इसमें बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी भी पहुंचे। इस बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन एकजुट है, सीएम नीतीश कुमार के मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। लोगों को लगता होगा जो महत्वपूर्ण कोई घटना घटने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती से है, मजबूती से रहेगा और सब कोई मिल करके जो नीतीश कुमार जी ने बीज बोया है उसको आगे बढ़ाना है। आज का मीटिंग सरकार ने काम किया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से आजादी के बाद इतना सर्विस दिया गया, सेवा दिया गया, आज तक कोई स्टेट नहीं किया पूरे देश में। तो नीतीश कुमार जी का ऐतिहासिक काम है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए शंका मत रखिए, सबको एक साथ है। महेश्वर हजारी ने तो ये कह दिया। इधर विपक्ष की भूमिका में इस वक्त बीजेपी है। बिहार में बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है? जाहिर सी बात है,
मकर संक्रांति का उत्साह बीजेपी के कार्यालय में भी देखने को मिला। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कर कई दलों ने सियासत की गर्माहट को बढ़ा दी है। इसी दौरान बीजेपी की तरफ से भी इसका आयोजन किया गया। सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में, और इस आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम तो पेश किए ही गए, साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। मौका मिलता है तो निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं बीजेपी के नेता, खासतौर पर नीतीश कुमार पर। बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का कबड्डी खिलाड़ी बताया है। मोतिहारी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। उन्होंने 2025 में बिहार में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। नीतीश कुमार कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा दूसरे के पाले में आगे बढ़कर खेलने को तैयार रहते हैं। अगर उनके साइड वाला खेलने देगा तब तो वह जाके ऑपोजिट साइड में जाएंगे, नहीं खेलने देगा तो उसके साथ मिल करके उस बेचारे को भी आउट कर देंगे। तो वो जिस साइड रहते हैं उसी साइड को आउट करने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे साथ जब थे तो यही काम करते थे वो, आज भी जिनके साथ है यही काम करते हैं। आदतन वो इस तरह प्रकृति के आदमी हो गए हैं कि एकदम कबड्डी के सेंट्रल लाइन पे खड़े रहते हैं कि हम ही खेलेंगे, हमको खेलने नहीं जाने दोगे तो हम पूरा खेल भंडोल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी 2025 में अपने मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य पे कार्य कर रही है। नीतीश कुमार जी की पार्टी का जून में समाप्त होना तय है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर नेता अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। दिन मकर संक्रांति का है, लेकिन इसे अगर सियासत की संक्रांति कहें तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। और एक सवाल जो सबके जेहन में बार बार उठती है, वो सवाल ये है कि क्या दही चूड़ा से बात बन जाएगी, क्या तिलकुट खिलाने से बात बन जाएगी? ये बड़ी बात है। हमारे साथ सुमित शशांक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। एक महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले, मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार जिसमें दिल मिलते हैं, लेकिन क्या वाकई चूड़ा दही के बहाने दिल मिल रहे हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि मकर संक्रांति जो है वो एक ऐसा पर्व और त्योहार है जी, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और आपने देखा होगा कि इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इन लोगों को कभी भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए त्योहारों का कभी भी इनके अंदर, कभी भी इनके मन में कभी भी स्नेह और प्रेम नहीं रहा। परंतु ये लोग जब कभी भी इफ्तार मनाते हैं, जब कभी भी अन्य त्योहार मनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी इनका विरोध नहीं किया। परंतु इन लोगों की मानसिकता पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। इंडी अलायंस का गठन ही सनातन के विरोध पर आधारित है। कहीं ना कहीं बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के गर्त में ढकेलने वाले लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में सनातन की एकता जो है वो बाधित हो, सनातन की एकता जो है वो खंडित हो जाए। परंतु हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस वचनबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति न केवल आगे बढ़े, उनके सपनों को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्य कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 2014 से पहले चाहे वो रामलला का मंदिर हो,
अथवा देश में जो भी मंदिरों की स्थिति थी, और जब भी धार्मिक त्योहार मनाए जाते थे, जब भी होली, दिवाली इस प्रकार का त्योहार होता था, तो आपने देखा होगा कि देश के विभिन्न कोनों में लगातार बम विस्फोट हुआ करते थे। कहीं ना कहीं त्योहारों को रोकने के लिए, त्योहारों को बाधित करने के लिए प्रायः विभिन्न घटनाएं होती थी, और वैसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्रय जो है असामाजिक मानसिकता के लोगों के द्वारा दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई, तो उसके बाद पर्व त्योहारों का स्तर जो है वो बढ़ गया। लोगों को जो मानसिक रूप से जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, सत्य सनातन संस्कृति में जो लोग विश्वास करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने विभिन्न तरीकों से कार्य किया। न केवल रोजगार के क्षेत्र में, अपितु धार्मिक क्षेत्रों में भी हमने ऐसा कार्य करके दिखाया जिससे सनातन और देश की एकजुटता जो है वो बनी और बची रहे। जी सुमित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, चलिए ठीक है, सनातन को लेकर बीजेपी काम कर रही है, राम मंदिर का अब प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए होगा 22 तारीख को, दिन भी नज़दीक है। लेकिन सवाल है बिहार में सियासत का। जिस तरह से एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी, बीजेपी के खिलाफ कोशिश और कवायद, और पहली मीटिंग, पहली बैठक पटना से ही शुरुआत हुई थी। इसकी नींव कह सकते हैं पटना में रखी गई थी, और इसके सूत्रधार थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह कह सकते हैं कि इस INDIA गठबंधन जो है, इस गठबंधन में रूसी का दौर चल रहा है। मायावती को देख लीजिए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी उनका गठबंधन खत्म। पश्चिम बंगाल की बात करें, अधीर रंजन साहब दावा ठोकते हैं ईडी पर जिस तरह से हमला हुआ, ईडी की टीम पर, वो लगातार ममता बनर्जी पे, राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, राज्य सरकार के गुंडों का ईडी पर हमला होने की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सुरक्षा लेकर। तो कई दल, केजरीवाल का अलग दावा है, भगवंत मान पंजाब में अलग रसाकसी चल रही है, महाराष्ट्र की बात करें एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट के लोग हैं उनकी अलग रसाकसी। तो ये इन सब चीज़ों के बीच राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इन मुद्दों के बीच इधर राहुल गांधी की यात्रा। समझिए, देखिए, कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है, और संपूर्ण देश के लोग इस बात को, जो भी राजनीतिक रूप से सजग हैं, वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये जो विभिन्न दल, जो भी इंडी अलायंस में जो विभिन्न दल हैं, इन दलों का जो नेतृत्व है, ये किसके खिलाफ इसका नेतृत्व का उदय हुआ था? कांग्रेस के खिलाफ ही तो जाकर के इन दलों की नेतृत्व का उदय हुआ। विभिन्न राज्यों की अभी अभी आपने बात की, बंगाल की बात की या फिर अन्य राज्यों की बात की, तो मैं बताऊंगा कि बंगाल में जिस प्रकार से हत्या, अपहरण, लूट, महिलाओं से संबंधित जिस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ी, और जिस प्रकार से एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री होते हुए आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अवैध नागरिकों का केंद्र बन चुका है पश्चिम बंगाल, जिस प्रकार से वहां पर क्या हालात बन चुके हैं कि जब केंद्रीय मंत्री जब जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव या फिर उनके ऊपर जो है वो हमला होता है, और बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार किस प्रकार से नियंत्रित खड़ी रहती है, ये भी देखने की आवश्यकता है। दूसरे तरफ मैंने पहले ही बताया था कि परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, परिवारवाद का संपूर्ण एजेंडा चलाने वाले लोग, राजतंत्र को बढ़ावा देने वाले लोग, इन्हीं लोगों का तो पूरा का पूरा अलायंस है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जब आप देखेंगे तो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 3 हिंदी भाषी स्टेट में आपने देखा कि जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में, यानी मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को भी अगर एक समरूपता के साथ आप देखते हैं, तो जब 6 भागों में इसे विभाजित किया जाता है, और 6 भागों में ज्योग्राफिकली जब आप विभाजित करके देखते हैं, तो दंडकारण्य, फिर उसके अलावा मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड आदि जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में आदिवासी माताओं ने, बहनों ने किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा। लाडली बहन योजना,
लाडली लक्ष्मी योजना, इस प्रकार से इस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से जो आम जनता जो है वो कैसे फायदा उठाई, ये भी देखने की आवश्यकता है। आपने राजस्थान का निर्णय जो है वो भी देख लिया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक तरफ संपूर्ण देश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, दूसरे तरफ परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, परिवारवाद का बिजनेस चलाने वाले लोग, लूट की हिस्सेदारी तय करने वाले लोग, ये इसी प्रकार से इन लोगों ने एक जमात बना के रखी हुई है। राहुल गांधी जी अगर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो ये भी देखने की बात है कि नॉर्थ ईस्ट का जो संवेदनशील जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं वहां पे जा करके वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिहार भी आ रहे हैं सुमित जी, आपको पता होगा, वो बिहार में भी रहेंगे, झारखंड में भी रहेंगे। निश्चित रूप से ये देखने की आवश्यकता है कि जहां संपूर्ण देश के लोग आज रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए 23 करोड़ से भी ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं इन विषयों को जानबूझ के इन विषयों से कहीं ना कहीं कांग्रेस और ये जो पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है वो डरा और सहमा हुआ है। इनको पता है तो बायकॉट कर ही दिया है, कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस से कोई नेता जाने को तैयार नहीं है। देखिए जो रामलला जिन्हें बुलाएंगे वो वही रामलला के बुलावे पर ही कोई व्यक्ति वहां जाएगा। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिन लोगों ने रामलला को बेघर रहने पे मजबूर कर दिया, जिन लोगों का पूरा एक गैंग है जो लगातार रामचरितमानस के ऊपर लगातार आपने देखा होगा कि सनातन धर्म पे, सनातन संस्कृति पे लगातार आघात कर रहे हैं। और इसी प्रकार के लोग, उदयनिधि स्टालिन हो या फिर इनके जो अन्य नेतागण हैं, मुलायम सिंह जी तो स्वर्गीय हो चुके हैं, परंतु ये भी देखने की बात है कि जिन लोगों ने रामलला के मंदिर के आसपास कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, वो साधारण लोग, हमारे परिवार और हमारे आसपास के जो परिवार के जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं एक साधारण व्यक्ति जो रामलला के मंदिर का दर्शन करने गया था, कार सेवकों के रूप में गया था, उनके ऊपर जो गोली चलाने वाले लोग हैं, वो लोग आज कहते हैं कि मंदिर नहीं जाएंगे। तो उनको बुला कौन रहा है मंदिर जो कि वो जाएं? 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं और उनकी धार्मिक आस्था के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी वचनबद्धता से बात करती है, खड़ी रहती है, तो इसमें गलत क्या है? ये देश को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े की गोद में बैठे हुए लोग, ये तो सनातन, आपने देखा होगा कि जेएनयू में जब नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो किस प्रकार के लोग जाकर के उन्हें समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देश की एकता, अखंडता, अखंड भारतवर्ष के सपने के साथ आगे बढ़ता है। अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके सपनों को जीवंत रखने की कसम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने खाई हुई। चलिए, तो सनातन की बात और बीजेपी की बात हुई, जेडीयू आरजेडी की बात कर लेते हैं सुमित जी। और एक सवाल आपसे, और आखिरी सवाल ये मेरा होगा और इस पर आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चूड़ा दही के बहाने सियासत हुई, नीतीश कुमार पैदल ही पहुंच गए, बिल्कुल पीछे का दरवाज़ा जो उनका खुलता है वो राबड़ी आवास के लगभग सामने ही खुलता है, महज 100 कदम की दूरी पर। नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर एक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन ये क्लियर हो गया था कि नहीं, नीतीश कुमार जाएंगे वहाँ पर। अब चूड़ा दही के बहाने चीज़ों को ठीक करने का दावा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मीडिया का सामना नहीं करना चाहते, सिर्फ बधाई देकर निकल गए। रत्नेश सदा जी के यहाँ जब चूड़ा दही का आयोजन किया गया, वहाँ पर मीडिया को बैन कर दिया गया, अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ भी मुख्यमंत्री बच के निकल गए मीडिया से, मीडिया का सामना नहीं करना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जब जब चुप होते हैं, नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं या जब जब बीमार पड़ते हैं तो बिहार की राजनीति एक नया करवट लेती है। ये इतिहास रहा है और आप भी इससे वाकिफ रहे होंगे। बहरहाल इन सब चीज़ों में ठीक होने का बात कही जा रही है। इधर भाई वीरेंद्र जो बड़े नेता हैं, मनेर के विधायक भी हैं आरजेडी के कई बार से और बड़े नेता हैं पार्टी में, उनका और प्रवक्ता के पद पर भी हैं विधायक के साथ साथ, वो कहते हैं कि लालू जी की अनुकंपा से आई, लालू जी की कृपा से बने। वो भी तब कहते हैं जब आज चूड़ा दही का आयोजन किया गया, सीएम पहुंचते हैं। बात करें इस पर पलटवार करते हैं
अशोक चौधरी का बयान आता है जो इस तरह की बात को खारिज करते हैं। इधर बिहार सरकार में जो मंत्री हैं वो कहते हैं, रत्नेश सदा जी जिनके घर पर आयोजन किया गया था, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं और उनको घोषित किया जाना चाहिए। पिछले दिनों संयोजक पद लेने से नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया था। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी जो जेडीयू के सांसद हैं वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी ऐसे ही नहीं होती है, नीतीश कुमार बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं और उनके मन में क्या चलता है ये कोई नहीं जानता। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है और किस तरह की चूड़ा दही पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में, और क्या वाकई आपको यानी बीजेपी को क्या लगता है कि क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि जो पूरा का पूरा इंडी अलायंस है, इसमें एक तरीके से आप देखें तो ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस जो है वो अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को गाली देने से नहीं चूकता, एक दूसरे को अपशब्द कहने से नहीं चूकता है, एक दूसरे के विषय में बयानबाजी करने से नहीं चूकते हैं। परंतु जब राष्ट्रीय पटल की बात होती है, तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, तो अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए और बचाए रखने के लिए ये लोग एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। एक हाथ में खंजर लेकर और दूसरे हाथ से वो गले लगते हैं। कहीं ना कहीं ये इसी प्रकार का पूरा ये इंडी अलायंस का चेहरा है। अब रही बात बिहार में दही चूड़े की, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इसके अलावा ये भी समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छे से जान चुका है। सबसे पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 40 लोकसभा सीटों में कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा ये अभी इनका तो तय हुआ नहीं है, और आगे भी आप देखेंगे कि सरफुटौल जो है इनके बीच जारी रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि 40 की 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो विजय प्राप्त करेगी और आम जनता के सहयोग से विजय प्राप्त करेगी। लेकिन जीत का अंतर कितना बड़ा होगा ये जानने की आवश्यकता होगी, और जीत का अंतर जो है यही तय होना बाकी है। इसके अलावा पूरा का पूरा इंडी अलायंस एक चेहरे की तलाश में है जिसके ऊपर हार का ठीकरा जो है वो फोड़ा जा सके। ये इसी प्रकार का ममता बनर्जी के नाम दे भी दिया ना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, निश्चित केजरीवाल ने समर्थन भी किया। से मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर हार का ठीकरा जो है वो फोड़ने का पूरा दायित्व जो है इन लोगों ने प्रदान किया है। राहुल गांधी जी विगत कई वर्षों से बार राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही थी, परंतु राजनीति में थोपे हुए नेता और राजनीति में जिस प्रकार से किसी को थोप दिया जाता है, परिवारवाद के द्वारा जिन लोगों को थोपा जाता है और जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से राजनीति करते हैं, आम जनता के लिए, अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं, इस दोनों प्रकार के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन करके आपको देखना चाहिए। और आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हो, निश्चित ही मुझे लगता है कि इन विषयों का संज्ञान जो है आप जैसे पत्रकारों को निश्चित रूप से होगा। संपूर्ण देश में एक लहर है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए हमारा नेतृत्व जो है वो काम करता है। जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता की आवाज सुनता है, हम उसे बताना चाहते हैं कि उनके सपनों को जीवंत रखने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और बिहार भाजपा का यशस्वी नेतृत्व जो है वो लड़त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए, और इतना महत्वपूर्ण जो विषय है आज उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित जी। तो ये सुमित शशांक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, बातचीत हो रही थी। तो एक सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चूड़ा दही के बहाने क्या सियासत जो है, और तस्वीरें हम चाहेंगे आपको एक बार दिखाना कि किस तरह नीतीश कुमार पहुँचे थे राबड़ी आवास, जहां पर लालू यादव खुद मौजूद थे, और उन्होंने करीब 4 साल के बाद राबड़ी आवास में दही चूड़ा का आयोजन किया गया था। और इस वक्त वहां पे इस मौके पर
राज्य के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वे सबका स्वागत कर रहे थे। चूँकि लालू यादव का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहता है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं वो। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बीड़ा संभाला था। हालांकि तेज प्रताप यादव तस्वीरों में कहीं नज़र नहीं आए। जो बड़े बेटे हैं लालू यादव के, वो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव एक तरफ से पूरी तरह से बीड़ा संभालते हुए नज़र आए। राज्य के सभी तो आपको बता दें कि ये सियासत की संक्रांति रही। हर दल में मकसद ये नहीं होता है कि चूड़ा दही खिलाना, मकसद ये होता है, असली मकसद ये होता है कि ताकत दिखाना, या ये कह दें कि एकजुटता दिखाना कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। हालांकि थोड़ी बहुत बातचीत होती ज़रूर नज़र आई वहाँ पर नीतीश और लालू के बीच में, लेकिन आपको याद होगा कि जब नीतीश और लालू मिलकर जब चुनाव लड़े थे, जिसके बाद जब अलग हुई, बीच में ही नीतीश कुमार पलटी मार गए थे और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तो चुनाव के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने इसी मौके पर, कुछ ऐसा ही वक्त था, और उन्होंने दही का तिलक लगाया था नीतीश कुमार के सिर पर 2020 में, ताकि वो विजयी हो। और वाकई परिणाम भी बेहतर रहा। लेकिन भले ही जेडीयू की सीटें घट गई, लेकिन आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और बेहतर सीट लेकर आए। बयानबाजी चल रही है, वो किस ओर इशारा कर रही है ये कहना बेहद मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है। आरजेडी तेजस्वी को हर मोर्चे पर आगे करता है और ये इशारा करता है कि वो सुपर सीएम की भूमिका में। हालांकि नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदेशा हो गया है। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि बार बार इस तरह के बयान आरजेडी की तरफ से आते रहते हैं कि ये जो नौकरियां दी जा रही हैं सब तेजस्वी यादव की वजह से ही दी जा रही हैं और नीतीश कुमार बस एक मुखौटा है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को ये बात खल रही है। हालांकि कई मौक़ों पर नीतीश कुमार ने खुद ही तेजस्वी यादव को आगे किया है। उन्होंने कहा है कि अब आने वाले समय में युवाओं को ही राज्य की बागडोर संभालनी है। ये वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बार बार बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे होंगे। यही वजह है कि सब कुछ ठीक ठाक कहा जरूर जा रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि भगवान को लेकर, सनातन को लेकर लगातार आरजेडी नेताओं का बयान आ रहा है। और ख़ास तौर से शिक्षा मंत्री की बात करें, वो तो उन्होंने भगवत गीता पर ही सवाल खड़ा किया था और उनसे भी आगे निकल गए थे
विधायक फतेह बहादुर सिंह, जो खुद को महिषासुर का वंशज बताते हैं। ये आगे निकलते हुए इन्होंने कहा था भगवान राम और सरस्वती को इन्होंने देवी मानने से ही इनकार कर दिया था। ऑनलाइन पे धीरज कुमार, प्रदेश महासचिव जेडीयू के, जुड़ चुके हैं। टीवी 45 में बहुत बहुत स्वागत है सर। चूड़ा दही के बहाने सियासत, लेकिन सियासत में भी बयानबाजी का दौर कम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, और सियासत नहीं, ये अभी हिंदू धर्म का जो मकर संक्रांति का जो भोज होता है, अन्य दल भी लोग करते हैं, आयोजन रहता है, सभी पार्टी के नेता आते हैं, खाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसको सियासत से क्यों देखा जा रहा है? सियासत में एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दल से गठबंधन रहता है तो उस दल का अगर कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें एक दूसरे दल के नेता आते हैं, जाते हैं, शामिल होते हैं। इसमें बयानबाजी वाली क्या बात हो गई? नहीं तो जब ये आयोजन किया गया, नीतीश कुमार वहां से निकले, फतेह बहादुर सिंह ने भगवान राम और सरस्वती को फिर भगवान मानने से इनकार कर दिया। वहीं भाई वीरेंद्र ने ये कहा कि नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिस पर अशोक चौधरी जी ने, आपकी पार्टी के नेता और मंत्री भी हैं, उन्होंने पलटवार भी किया। देखिए, नीतीश कुमार जी किसी के कृपा से नहीं बने हुए हैं। बिहार के 13 करोड़ जनता है, जनता के आशीर्वाद से। देखिए, हम लोग 2020 में जो चुनाव का प्रतिफल आया था, ठीक है, हम लोग तीसरी नंबर की पार्टी है बिहार में, लेकिन बिहार के जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किसी की कृपा पे नहीं है। अब जानते हैं कि एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे, और एनडीए से जब गठबंधन बदला तो महागठबंधन के साथ आया, और जब महागठबंधन में आए तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी के बीच में वार्ता हुई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे। तो कोई किसी की कृपा से नहीं है। अगर कृपा माननी चाहिए तो बिहार की जनता की माननी चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें तो सामने आ रही है ना धीरज जी। खैर, एक बात आपसे और हम कहना चाहेंगे, क्या नीतीश कुमार जी मीडिया से बचते हैं, बात नहीं करते हैं? रत्नेश सदा जी के यहाँ आज चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था, वहाँ पर मीडिया को बैन कर दिया गया। यहाँ पर नीतीश कुमार जी बात नहीं करते हैं मीडिया से, सिर्फ मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देकर चले जाते हैं। खैर, ये है। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी मीडिया से दूरी नहीं बनाते हैं। आप देखे होंगे कि कोई भी माल्यार्पण हो, कोई कार्यक्रम हो, कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मीडिया के लोग से रूबरू होते हैं, और जितना सवाल का जवाब देना चाहिए उतना देते हैं। अब देखिए, आपके पास 100 सवाल है, और मुख्यमंत्री जी को जिस पर लगता है कि इस पर जवाब देना चाहिए, चूंकि ये बड़बोलेपन वाले नेता नहीं है, बस काम से मतलब रखते हैं और बिहार का विकास हो उसके लिए चिंतित रहते हैं। और आपने एक और सवाल पूछा कि फतेह बहादुर सिंह, तो देखिए, अभी जो ट्रेंड चला है बिहार में टीआरपी बढ़ाने का, कोई कुछ बयान अनर्गल दे रहा है, और उस पर हम लोग बैठकर इस पैनल में चर्चा करने लग रहे हैं। तो ये केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए दिया हुआ बयान है। एक बात जान लीजिए कि फतेह बहादुर सिंह क्या बोल रहे हैं और नेता क्या बोल रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी समझवादी नेता हैं, उनको सभी धर्मों को लेके चलते हैं, उनके लिए कोई खास एक धर्म को नहीं है। पूरे बिहार में जितनी भी धर्म है सबको लेके साथ चलने का काम करते हैं। और जो लोग हिंदू धर्म पे कमेंट करते हैं, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि देखिए, कोई भी धर्म किसी भी धर्म पर अभद्र भाषा प्रयोग करने के लिए अनुमति नहीं देता है, लेकिन लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए अनर्गल बयान दे देते हैं। तो इस पर हम लोग क्या टिप्पणी दें? बिल्कुल, बहादुर जी का ये व्यक्तिगत। बिल्कुल धीरज जी, एक बात और सामने जो आ रही है, वो ये बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार, जो इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है आरजेडी के नेताओं की तरफ से, और खासतौर से इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वजह यह है कि वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। नीतीश कुमार, ऐसी बातें आती हैं कि नीतीश कुमार असहज महसूस करते हैं। इस तरह के जो बयान वो लोग दे देते हैं, उससे बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो असहज महसूस करते हैं। यही वजह कि इन तरह की चीज़ों पर कोई बातचीत नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, बंद करो।
हेलो, सीट बेल्ट लगाओ जी। हेलो, हाँ जी आप एक बात समझिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में कुछ भी लोग बोलते रहते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 जनवरी को बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मिल रहे थे, जिसके चलते लेट हो गया। तो उस दिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज दही चूड़ा के भोज आयोजन हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गए। तो देखिए, कमेंट करने वाले लोग कमेंट करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, काम करते हैं। वो ये सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मीडिया लोग ही उठाते हैं सवाल और फिर उसको काटते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे हो गया। नहीं, तो ये सब चीजों से हम लोग का कोई लेना देना नहीं तो लाजमी है ना धीरज जी। एक सवाल आपके बातों पर ही, एक सवाल मेरा और ये आखिरी सवाल आपसे होगा। आपके ही पार्टी के सांसद हैं चंद्रवंशी जी, उन्होंने कहा, उनसे जब हम लोगों ने पूछा, हमारे सहयोगियों ने पूछा कि नीतीश जी चुप क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बेवजह कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत सोच समझकर बोलते हैं और उनके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। उसके अलावा आपकी पार्टी के ही नेता हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, रत्नेश सदा, जिनके यहाँ आज चूड़ा दही का आयोजन किया गया था, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए और सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है, क्योंकि देश में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी से डरते हैं। तो इस तरह की बातें जो बार बार सामने आती है, क्या लगता नहीं कि इससे जो अलायंस है, नया अलायंस जो बनाने की कवायद चल रही है आप लोगों की, इसमें कहीं ना कहीं खटास पैदा होगी? रूसा रूसी का दौर तो चल ही रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं। बिल्कुल। जी बताइए धीरज जी। तो इंडिया गठबंधन के निर्माता है माननीय नीतीश कुमार जी। और दूसरी बात है कि देख लीजिए बात कि इस बात से हम भी समर्थन करते हैं कि जदयू का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि माननीय नीतीश कुमार जी अगला देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने या प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जो खूबियां चाहिए वो माननीय नीतीश कुमार जी में है। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता हूं। मैं भी एक जदयू का कार्यकर्ता हूं, एक पदाधिकारी हूं, मैं भी चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने। उनमें सारी तमाम खूबियां हैं। एकदम अगर रत्नेश सदा जी ने बोला है तो एकदम बिल्कुल सही है और इस बात का मैं समर्थन करता हूं। जी चलिए, धीरज जी, एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं, आरजेडी प्रवक्ता, वो भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। एजाज जी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर आपका। चूड़ा दही के बहाने सियासत, लेकिन सियासत के बाद फिर जिस तरह से बयानबाजी शुरू हुई, इस मिठास को ये क्या कड़वाहट में बदल देने वाला है? भाई वीरेंद्र का बयान आया कि लालू जी की कृपा से बने हुए हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री, उसका पलटवार किया है अशोक चौधरी जी ने। देखिए, लालू जी हमेशा चूड़ा दही का भोज करते रहे और जब भी वो पटना में रहे हैं दही चूड़ा का भोज किए हैं। और ये जो परंपरा है ये एक दूसरे के मिलने, एक दूसरे के सांस्कृतिक माहौल को बेहतर बनाने और मकर संक्रांति अपने आप में कहीं ना कहीं जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकरूपता और एकजुटता को प्रदर्शित करने का ये संगम है। और दही में चूड़ा का मिलन और उसमें मिठास, तिलकुट और भूरा का, ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं स्वाद को तो बढ़ाता ही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। और जिस तरह की राजनीति अगर कोई लोग कर रहे हैं तो ये राजनीति का स्थान नहीं है। यहाँ पर लालू प्रसाद जी और नीतीश जी और तेजस्वी जी जो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जातीय गणना में हमने नजीर प्रस्तुत किया, बिहार में आंकड़ों सहित हमने जो लोगों के 75% आरक्षण की व्यवस्था की है सभी वर्गों, सभी जातियों के लिए। ये स्पष्ट संदेश है देश के लिए और देशवासियों के लिए। और साथ ही साथ हम नौजवानों को जो रोजगार दे रहे हैं, जो नौकरी दे रहे हैं, ये तेजस्वी जी का संकल्प, नीतीश जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से जो हमारा पहले से कमिटमेंट रहा है 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी
जी एजाज जी बोलिए, अपनी बात रखिए आप। तो स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी सभी का मिलन इंडिया गठबंधन को एक संदेश देने का काम किया है। बिहार से जो संदेश निकला कि नफरत को समाप्त करके रोजगार परक, नौकरी परक राजनीति को नया आयाम दिया जाए, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला राज्य बिहार बना है जो 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की नौकरी दी है जी। और ये हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो संकल्प है, उस संकल्पों को महागठबंधन सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से जो लोग देखते हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाजवादी का जब मिलन होता है तो समाजवादी समाज के बेहतर वातावरण के निर्माण में, बेहतर दिशा की ओर देश और राज्य जाए, इस दिशा में काम करते हैं। अब ये दिख रहा है, चलिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आप एजाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रधान महासचिव हैं RLJD के और बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे, बड़े नेता हैं। माधव जी बहुत बहुत स्वागत है TV45 पर आपका। चूड़ा दही के बहाने और तिलकुट के बहाने दिल मिलाने की कोशिश, नाराजगी झलकती है, दिखती भी है, लेकिन जताई नहीं जाती। क्या कोशिश कामयाब हो पाएगी आज जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से राजनीति हो रही है? देखिए, नाराज तो पूरे बिहार वर्ष की जनता है इस गठबंधन से। यानी इस गठबंधन की बुनियाद ही इतनी कमजोर है कि इस गठबंधन का कुछ होने ही जी। में अगर कोई बुरी स्थिति में है तो वह है जनता दल यूनाइटेड और उसके सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है उससे हम लोग को दया भी आती है कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि मुझे लगता है कि वो समझ नहीं है कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। उनके लिए एक तरफ एनडीए के दरवाजे बंद हैं, दरवाजे क्या खिड़की भी बंद हैं। एक बार नहीं कई बार गृह मंत्री जी ने खुद बिहार दौरे के दौरान कहा नीतीश कुमार जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी तो कहते हैं कि अगर नीतीश जी चाहें तो वो बीच की दीवार, मतलब बीच सीढ़ी बन सकते हैं, वो रास्ता खोलने का प्रयास कर सकते हैं। वो देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस चक्रव्यूह से निकलना उनके लिए उतना आसान होगा। एक तो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपने देखा कि जिस तरह लल्लन सिंह का और जिस तरह उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना पड़ा, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। चुनाव के समय अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की नौबत आ जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं यह पार्टी किस स्थिति में अभी चल रही है। और दूसरी बात है कि आखिर जनता अगर ये पलटी मारेंगे भी, अगर थोड़े देर के लिए मैं मान लूं जो आप लोग कयास लगा रहे हैं जिसकी संभावना नहीं है, बीजेपी ने खुद कहा है कि सारे दरवाजे बंद हैं, अगर थोड़े देर के लिए मान भी लें तो क्या बिहार की जनता इस चीज को डाइजेस्ट कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार जी यानी कब किस समय कहां पलटी मारेंगे सत्ता के में बने रहने के लिए? मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष और बिहार की जनता काफी समझदार है, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी जहां हैं वहीं उनकी रहना उनकी मजबूरी है और न इधर के न उधर वाली स्थिति नीतीश जी के लिए बनी हुई है जी। और जहां तक मकर संक्रांति की बात है, आज लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी के आवास पे गए, आपने देखा ही उनका बॉडी लैंग्वेज ही राजनीति में बहुत कुछ बता देता है, कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री तो आप लोगों ने देखा ही कि क्या स्थिति है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है, एक फोटो शूट हो गए कि चलो ठीक है उन्होंने कॉल किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, बट मुझे लगता नहीं है कि चुनाव से पहले ही ताश के पत्ते की तरह जो है पूरी तरह बिखर जाएगा इंडिया लाइन। एक आखिरी सवाल माधव जी आपसे, और महत्वपूर्ण सवाल है और आपसे भी बहुत बेहतर जवाब की उम्मीद मुझे है। बीते दिनों जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है, नौकरियां दी जा रही हैं, आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि नीतीश के नेतृत्व में ये ज़रूर, लेकिन
तेजस्वी की तरफ से, ये नीतीश सरकार में तेजस्वी की वजह से नौकरियां बांटी जा रही हैं, यानी तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है। दूसरी बात, एक तो जिस तरह से लगातार आरजेडी के बड़े नेता इसलिए कि मंत्री और विधायक बार बार भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, भगवत गीता के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, रामायण महाभारत के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और खुद को महिषासुर का वंशज बताते हैं। क्या इस तरह के बयान से नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, भले ही वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं? देखिए वेद प्रकाश जी, मैंने तो कहीं पहले ही कहा है कि नीतीश जी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और उस चक्रव्यूह को भेदना नीतीश कुमार के लिए अभी की परिस्थिति में इतना आसान नहीं है। और मैं तो आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी एक समय था कि बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे, लेकिन आज उन्हीं के कैबिनेट के कलीग यानी उनसे पूछते तक नहीं है। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के बारे में क्या क्या बोल के चले जाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या क्या बोल के चले जाते हैं, उन्हीं के गठबंधन में आरजेडी के जो विधायक हैं वो क्या क्या बोल के चले जाते हैं। कोई कहते हैं कि महिषासुर का वंशज है और आदरणीय नीतीश कुमार जी चुप रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की नहीं चलती है, एकदम नहीं चलती है। वो जरूर सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं और सारा निर्णय जो है आरजेडी अपने कंट्रोल में रखी है। इसीलिए शिक्षक नियुक्ति में अगर यह आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी जी के कारण हुआ है तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का कुछ नहीं है। नीतीश जी की अगर बात चलती, नीतीश जी वो सख्त थे कि अगर किसी मंत्री पे दाग लग जाए, कोई मंत्री उटपटांग बयान दे दे तो वो मंत्रिमंडल से हटाने का भी काम उन्होंने किया है 2005 से, अगर इतिहास देखिए। जी बिल्कुल। लेकिन नीतीश जी की स्थिति देखी रहे हैं, जो मन में आता है उनके गठबंधन के नेता बोल के चले जाते हैं। उनकी पार्टी की कुछ और है जो विचारधारा होती है और राष्ट्रीय जनता दल की कुछ और विचारधारा होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज जो है ना पूरी तरह खराब हो चुका है और लोकसभा चुनाव से धन पूरी तरह टूट जाएगा, ताप के पत्ते की तरह बिखर जाएगा, ये नामो निशान मिट जाएगा और इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। और बिहार में मैं आपको गंभीरता के साथ कह दूं, मैं भी अभी क्षेत्र में ही हूँ, 40 से 40 लोकसभा सीट एनडीए के लोग जीतेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 30। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना कीमती वक्त देने के लिए माधव जी टीवी 45 पर। तो माधव आनंद राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे आरएलजेडी के, जो अपनी बात रख रहे थे। तो वाकई सवाल काफ़ी गंभीर है और निश्चित तौर पे ये सवाल सभी के जेहन में है कि क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेगी या नहीं। चलिए, तो इस मिठास से क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसका इंतजार होगा और जाहिर सी बात है कि अगले कुछ घंटों में कह दें या कुछ दिनों में यह निकल कर सामने आ ही जाएगा। हालांकि बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश जारी है। इन सब के बीच क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।